हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रतिदिन हम 2 बजे यहाँ पर हिंदी के सेशन में मिलते हैं। बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आपकी क्लास अभी नहीं हो पाई थी, और जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं तो फिर हम आपको लाइव मिलेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे थे समास के बारे में, तो आज के सेशन में हम कुछ समास के बारे में जानेंगे और अंत में संधि के भी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो देखिए, यदि त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले सेशन में कि जो द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, इसका विवरण देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, वहां पर द्विगु समास होता है। और जैसे इसके अन्य उदाहरण की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा इकतारा, इकहरा, दुगुना, दोपहर, दुधारा, दुपट्टा, त्रिदोष और त्रिभुज। इन सभी में आपको द्विगु समास देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर द्विगु समास है। तो देखिए, यदि गौशाला की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तत्पुरुष समास, और यदि गौशाला का समास विग्रह किया जाएगा तो ये होगा गौ के लिए शाला। यानी कि यदि आपसे और स्पष्ट पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 में आपसे पूछ रहा है कि कठपुतली में कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या फिर कर्म तत्पुरुष है। तो देखिए, यदि इसके समास विग्रह की बात की जाए तो इसका समास विग्रह होगा काठ की पुतली। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि इसके राइट ऑप्शन की बात की जाए तो 22 में हमें देखने को मिलेगा संबंध तत्पुरुष। यदि इसके चिन्ह की बात की जाए तो आपको ध्यान होगा काकी के ये सब संबंध तत्पुरुष के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 में आपसे पूछ रहा है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। संबंध तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या फिर अपादान तत्पुरुष है। तो 23 की बात की जाए तो इसका समास विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि कहीं किसी भी आपको शब्द में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि जो से दिया हुआ है ये नेगेटिव अर्थ में है, तो वहां पर सदैव ही आपको अपादान तत्पुरुष देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको इसके अन्य उदाहरण बता दूं, ऋण से मुक्त हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, यानी कि पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, ये सभी में अपादान तत्पुरुष में देखने को मिलेंगे। तो 23 का आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24 देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। 24 में पूछ रहा है कि सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यदि 24 की बात की जाए तो सिंह द्वार में हमें तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि सिंह द्वार का अर्थ क्या होता है। तो ये किले या फिर महल का बड़ा फाटक होता है। फाटक से क्या तात्पर्य, जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में गेट। तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। 25 में पूछ रहा है कि सद्गति शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर द्विगु समास है। तो देखिए, यदि सद्गति की बात की जाए तो इसका समास विग्रह तो हो जाएगा सद के लिए गति, और जब भी के लिए वर्ड आ जाए या बीच में के लिए आ जाए तो वहां पर हमें तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। ये सब आपको सर ने भी बताया होगा। तो जहां भी आपको के लिए चिन्ह देखने को मिले तो वहां पर आप तत्पुरुष समास टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 में आपसे पूछ रहा है कि नी धड़क में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व समास है। 26 में आपको बताना है कि नी धड़क में कौन सा समास होगा। तो देखिए, यहाँ पर नी उपसर्ग आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको उपसर्ग देखने को मिले वहां पर सदैव ही अव्ययी भाव समास होगा। 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नी, सु, आ, वे, प्रा, प्रतिहर, ये सब में हमें अव्ययी भाव देखने को मिलता है।
यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 में आपसे पूछ रहा है कि रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव होगा या फिर कर्मधारय होगा। आपको 27 में बताना है कि रातों रात में कौन सा समास होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें अव्ययी भाव देखने को मिलेगा। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है रातों रात यानी कि रात ही रात में, और यहाँ पर हमें अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। और यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो देखिए लिखा हुआ है कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या फिर कोई उपसर्ग हो, वहां पर हमें सदैव ही अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है। तो 26 का आपका, माफी चाहिए, 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमने समास के कुछ प्रश्नों को हल किया। अब हम जानेंगे कुछ संधि के बारे में। आपसे पहले नंबर पर पूछ रहा है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। देखिए यदि संधि की बात की जाए तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है वहां पर संधि होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होगी। तो देखिए यदि इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो ये हो जाएगा कल्प प्लस अंत, ये चीज ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर और आ मिलकर बना क्या रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। और जहां भी हमें ऐसा रूप देखने को मिले वहां पर सदैव ही दीर्घ संधि होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आपका पहले का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अपिधन क्षते लिखा हुआ है, अपिधन अपधन इक्षते लिखा हुआ है, अपिधन इक्षते या फिर अपिधन इक्षते। आपको बताना है कि अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हुआ क्या है तो देखिए ई और ई मिलकर ये बनाए हैं बड़ी ई, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यदि पूछ ले कि अपेक्षते में संधि कौन सी है तो यहाँ पर भी हमें दीर्घ संधि देखने को मिलेगी। आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आपसे पूछ रहा है कि नैतत में संधि विच्छेद कौन सा होगा। ना धन एतत लिखा हुआ है, ना प्लस एतत, बड़ा ना प्लस एतत या फिर ना प्लस एतत। आपको बताना है कि नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जानिए कि नैतत में संधि कौन सी होगी, तो ये होगी वृद्धि संधि। और यदि इसके राइट ऑप्शन की बात की जाए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो ये हमें देखने को मिलेगा ना प्लस एतत। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्यादातर यदि आपको किसी शब्द में दो मात्राएं देखने को मिल रही हैं तो वहां पर वृद्धि संधि होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी शब्द में होगी, पर आप ये देखेंगे कि ज्यादातर जिस भी शब्द में आपको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी वहां पर वृद्धि संधि होती है। और कभी थ्योरी पढ़ाई मैंने तो मैं आपको इसके कुछ अपवाद भी बताऊंगी जहां पर दो मात्राएं भी होती है और वहां पर वृद्धि संधि नहीं होती है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका तीसरे का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे में आपसे पूछ रहा है कि महेश्वर में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। तो यदि चौथे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें वृद्धि संधि देखने को मिलेगी। चौथे को आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ महेश्वर ने देकर आपसे पूछ लेता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ से आपका चौथे का पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवें में आपसे पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शंस में कौन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उच्चारणम लिखा हुआ है, रामष्टि कतेत लिखा हुआ है, गंगोदगम लिखा हुआ है या फिर सच्चित लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो वृद्धि संधि, माफी चाहेंगे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यदि पांचवें नंबर की बात की जाए तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वरन ये किसका उदाहरण है, ये हमें देखने को मिलेगा गुण संधि का। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये रामष्टि ये सही नहीं लिखा हुआ है, आप लोग इसको शुद्ध कर लीजिएगा। बाकी देखिए यदि पहले ऑप्शन की बात की जाए, दूसरे की बात की जाए और चौथे की बात की जाए, इन सभी में हमें व्यंजन संधि देखने को मिलेगी, परंतु ये गंगोदगम में हमें गुण संधि देखने को मिलेगी। मैंने क्या बताया, यदि दो मात्राएं देखने को मिल रही हैं तो ज्यादातर केस में यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। और यदि एक मात्रा है
तो ज़्यादातर केस में हमें इसमें गुण संधि देखने को मिलती है। ये कुछ पहचान चिन्ह होते हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, परंतु एक चीज ध्यान रखेंगे, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। 6वें में आपसे पूछ रहा है कि अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभि प्लस ना लिखा हुआ है, आ प्लस भिन्न लिखा हुआ है, अभित प्लस ना या फिर अनि प्लस ना। तो देखिए यदि 6वें नंबर की बात की जाए तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अभित प्लस ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए यदि इसके स्पष्टीकरण की बात की जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि का, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः ना या मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये व्यंजन संधि की बात हो रही है और आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 7वां देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। 7वें में पूछ रहा है कि अनंत की सही संधि क्या होगी। अन प्लस अंत होगी, अन प्लस अंत, अनंत प्लस ता लिखा हुआ है या फिर अनंत प्लस ता, ये नीचे हलंत लगा हुआ है। तो देखिए यदि 7वें नंबर की बात की जाए तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अन प्लस अंत। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें में देखिए आपसे पूछ रहा है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। आपको बताना है अहंकार में है, हिमालय में है, दुष्कर में है या फिर उल्लास पोरन में है। आपको बताना है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो यदि देखिए 8वें नंबर की बात की जाए तो ये जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पर विसर्ग संधि हमें देखने को मिलेगी। विसर्ग है कैसे, तो यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये होगा दू प्लस कर, और जहां पर भी हमें ये चिन्ह देखने को मिल जाए तो आप सभी को ज्ञात होगा यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि दुष्कर में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद मैंने आपको बताया। और अहंकार की यदि बात की जाए तो इसमें व्यंजन संधि है, और अहंकार का यदि आपसे संधि विच्छेद पूछ ले तो ये होगा अहम प्लस कार। हिमालय दिया हुआ था दूसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलेगी और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था उल्लास, उल्लास में हमें व्यंजन संधि देखने को मिलेगी और यदि इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो ये हो जाएगा उत प्लस लास। तो बाकी शब्दों को भी आप देखते चलिए और दुष्कर में आपका विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आपसे पूछ रहा है कि जो दुष्प्रकृति लिखा हुआ है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुष् प्लस प्रकृति होगा, दुह प्लस प्रकृति होगा, दुष्य प्लस प्रकृति होगा या फिर दुसप प्लस कृति होगा। आपको बताना है कि दुष्प्रकृति में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदि 9वें नंबर की बात की जाए तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि दुह प्लस प्रकृति इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और यदि संधि की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। आपका ऑप्शन नंबर ए बी राइट होता है। अगला देखते हैं। 10वें में आपसे कह रहा है कि दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। दुर प्लस जन होगा, दू प्लस जन, दू प्लस अर्जन होगा या फिर डा प्लस जन दिया हुआ है। तो 10वें नंबर की यदि बात की जाए तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा दू प्लस जन, और हमेशा की तरह नहीं, पहले दो प्रश्नों की तरह यहाँ भी हमें विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें में आपसे पूछ रहा है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। मतैक्यम, महौषधि दिया हुआ है, तरुष छाया दिया हुआ है या फिर विष्णुवे। आपको बताना है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो देखिए यदि 11वें नंबर की बात की जाए तो ये जो तरुष छाया लिखा हुआ है यहाँ पर हमें विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। यदि इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो मैं बता दूं इसका सही संधि विच्छेद होगा तरुह प्लस छाया। यहाँ पर हमें विसर्ग संधि देखने को मिलती है। अब देखिए बाकी ऑप्शन भी आप जान लीजिए। पहले नंबर पर मतैक्यम दिया हुआ है तो इसके यदि संधि विच्छेद की बात की जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा मत प्लस ऐक्यम। और संधि की बात की जाए कि इसमें संधि कौन सी है तो इसमें हमें देखने को मिलेगी स्वर संधि। दूसरे में महौषधि दिया हुआ है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा तो ये होगा महा प्लस औषधि। और अंतिम में आपका विष्णुवे दिया हुआ था तो यदि इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो ये बनेगा विष्णु प्लस ए। और यहाँ पर हमें संधि कौन सी देखने को मिली कि इसमें हमें देखने को मिलेगी अयादि संधि। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और 11वें का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जहां पर हमें विसर्ग संधि देखने को मिल रही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 12वें में आपसे पूछ रहा है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेज प्लस ओमय दिया हुआ है, तेजा प्लस अमय, तेजा प्लस मय या फिर तेजो प्लस मय। तो 12वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमें सही संधि विच्छेद देखने को मिलेगा, तेजा प्लस मय, और यहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें में आपसे पूछ रहा है कि भावानुगमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भानु प्लस आगम दिया हुआ है, भानु प्लस आगमन या फिर भानु प्लस आगमन। आपको बताना है कि इसमें सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, यदि भान्वागमन की बात की जाए तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानु प्लस आगमन। यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। देखिए, यहाँ पर यदि संधि की बात की जाए कि भान्वागमन में संधि सही कौन सी है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी यण संधि। और यण संधि की यदि प्रकृति की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी आपको छोटा ई, बड़ा ई, उ और री, इनके बाद यदि कोई असमान स्वर आ रहा है या फिर भिन्न स्वर आ रहा है तो वहां पर क्या होता है, ये ई और ई का या हो जाता है, उ का वाह हो जाता है। उ दिया हो या फिर छोटा उ दिया हो तो इन दोनों का वाह हो जाएगा, और री दिया हो तो इसका रा में परिवर्तन हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे यण संधि में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस शब्द में यण संधि आपको बताना है। दंतोष्ठ लिखा हुआ है, वसंतर्तु लिखा हुआ है, दिव्यागम लिखा हुआ है या फिर मदोन्मत्त लिखा हुआ है। आपको बताना है किस शब्द में यण संधि है। तो ये जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है देवागमन, इसमें हमें यण संधि देखने को मिलेगी। और यदि इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो ये हो जाएगा देवी प्लस आगमन। 14वें का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है नीचे दिए हुए शब्दों में। ऑप्शन नंबर ए में आपको बताना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए, यहाँ से आपका एकक में आपको वृद्धि संधि देखने को मिलेगी, विश्वैक